तो नेक्स्ट पार्ट अब हम पढ़ेंगे टिश्यू का, जिसमें अगला क्वेश्चन है कि प्लास्टोक्रॉन किस टर्म, ये टर्म किससे रेफर करती है। तो एक्टिव मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, या फिर डिफरेंशिएशन ऑफ द एक्सिलरी बड्स, या फिर द पीरियड बिटवीन द अपीयरेंस ऑफ 2 सक्सेसिव लीफ प्राइमोर्डिया। तो प्लास्टोक्रॉन उसे कहते हैं जब व्हेन टाइम, जितना टाइम लगता है इट टेक्स फॉर अ न्यू लीफ प्राइमोर्डियम टू डेवलप एंड बिकम विजिबल। ठीक है, हेल्प, ये क्या, इससे क्या होता है प्लास्टोक्रॉन से, ये हमें अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करता है टाइमिंग और रेट किसी भी लीफ डेवलपमेंट में, किसी भी प्लांट के। ठीक है, तो जो प्रॉब्लम होती है क्रोनोलॉजिकल वेरिएबिलिटी की डेवलपमेंटल इन्वेस्टिगेशंस के अंदर शूट और लीफ ग्रोथ में, उसमें हम क्या कहते हैं, ये जो फॉर्मुलेट किया जाता है ये प्लास्टोक्रॉन इंडेक्स के थ्रू ही, इसका इंडेक्स बना लिया जाता है, तो उसके थ्रू ही हम इसे वो कर सकते हैं, हम फॉर्मुलेट कर सकते हैं। ठीक है, द सेल विद डेंस प्रोटोप्लाज्म, लॉट्स ऑफ प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस विद नेबरिंग सेल्स एंड विदाउट एनी डिसर्नेबल वैक्यूल्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जिसमें डेंस प्रोटोप्लाज्म हो, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन हो बहुत सारे नेबरिंग सेल्स के साथ, और जिसमें डिसर्नेबल वैक्यूल्स, मतलब कि जिसमें डिफाइन वैक्यूल्स बड़ी बड़ी ना हो, तो ये हमारा क्या कहते हैं रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का वो होगा, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल्स ही ऐसी होती हैं जो कि ये सारे गुण रखती हैं। प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन इसलिए होते हैं ताकि न्यूट्रिएंट्स का और सिग्नल्स का आदान प्रदान अच्छे से किया जा सके। रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिवीजन एंड ग्रोथ, हाई डेंसिटी ऑफ प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, लिविंग कंटेंट ऑफ सेल ज़्यादा होता है क्योंकि न्यूमरस प्लाज्मोडेस्मेटा कनेक्शन होते हैं। हम कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट एंड सिग्नल्स करते हैं, जो कि आपस में टिपिकली साइज में स्मॉलर होती हैं और डू नॉट कंटेन वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर वैक्यूल्स। ठीक है, विच प्लांट टिश्यू हैज़ द थिनेस्ट वॉल। तो थिनेस्ट वॉल तो पैरेन्काइमा की ही होती है, मेरिस्टेमेटिक की भी नहीं होती है, ये पैरेन्काइमा की ही होती है। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पैरेन्काइमा को फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज, सीक्रेशन और इन सब करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी रिक्वायर चाहिए होती है। तो इसलिए या फिर इजी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स के लिए भी अपने नेबरिंग सेल्स से उन्हें ये सब चाहिए रहता है, तो इसलिए हमें पैरेन्काइमा ऑप्शन ही टिक करना पड़ेगा इसमें। In an experiment, a student removed the tip of a sugarcane plant. It was observed that the plant is still growing in length. It may be due to the presence of I think intercalary meristem, क्योंकि intercalary meristem इसलिए इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होता है वो किसी भी लीफ के बेस पर और इंटरनोड्स पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये शुगर केन प्लांट को आगे ग्रो करने देता है, जबकि यदि इसकी टिप भी रिमूव कर दिया तब भी। ठीक है, ये इट कंपनसेट्स फॉर द लॉस ऑफ एपिकल मेरिस्टेम्स ग्रोथ फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ टिश्यूज दैट आर नॉट ऑब्जर्व्ड इन एन ओल्ड ट्रंक ऑफ अ डाइकॉट ट्री। तो ओल्ड ट्रंक ऑफ डाइकॉट ट्री में हमारे कौन कौन से वो रहते हैं। तो स्क्लेरेन्काइमा, ये हमने पता ही था कि जो प्लांट्स ग्रो हो चुके हैं फुली उनमें स्क्लेरेन्काइमा ज़्यादा पाया जाता है, या फिर उनमें पाया जाता है क्योंकि क्या कहते हैं इसमें लिग्निफाइड सेल वॉल्स होती हैं, जिससे ये और बेसिकली ये डेड भी होते हैं। तो यदि कोई प्लांट पूरी तरह से विकसित है तो उसमें डेड मटेरियल होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो स्क्लेरेन्काइमा होगा। ठीक है, कॉलेन्काइमा नहीं होना चाहिए, या फिर हम इसे डाउट में भी रख सकते हैं क्योंकि क्लोरेन्काइमा जो होता है वो क्या कहते हैं वैसे ग्रोइंग प्लांट्स में ज़्यादा पाया जाता है। ट्राइकोम्स भी नहीं हो सकता क्योंकि ट्राइकोम्स क्या होता है, स्मॉल हेयर होते हैं या फिर आउटग्रोथ होती है प्लांट्स के अंदर, जो कि यूनिसेलुलर होते हैं या ग्लैंडुलर होते हैं। तो ग्लैंडुलर चीज़ों का काम नॉर्मली ग्रोइंग प्लांट्स में ज़्यादा होता है। तो ट्राइक्रोम्स इट्स वेरी नेव और फ्रेजाइल प्लांट्स में ज़्यादा पाया जाता है, या जो आपने देखा होगा नए नए पौधों के ऊपर ऐसे ऐसे छोटे छोटे रोम कभी कभी हमें मिल जाते हैं उनके छोटे छोटे डालियों पर ऐसे, तो वो चीज़ होती है। तो ये बड़े पेड़ का तो काम नहीं है, बड़े प्लांट का। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। बार्क होती है, कॉर्क कैम्बियम भी होती है, सेकेंडरी जाइलम भी होती ही है ऐसे देखा जाए तो, बट कॉर्क कैम्बियम का हम वो नहीं कह सकते। वेस्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है, अब देखते हैं आंसर क्या है।
फैलेम क्या होता है? फैलेम देखते हैं, ये इसे हम कॉर्क भी कहते हैं, ठीक है। ये कॉर्क कैम्बियम के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। ओल्ड ट्रंक में हमें क्या कहते हैं, कॉर्क कैम्बियम तो नहीं मिलेगी, क्योंकि ये कैम्बियम तो ग्रो करती रहती है, लाइक वो सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम बनाती रहती है, तो उस हिसाब से। और ये सुबेराइज्ड भी होती है फैलेम, मतलब कि मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए ज़्यादा होती है, जैसे लिग्निफाइड होता है वैसे सुबेराइज्ड होता है। ये आउटर मोस्ट लेयर होती है प्लांट के बार्क की, तो ये हमारे ओल्ड ट्रंक में पाई जा सकती है। लेटिसिफर्स क्या होते हैं? जो चीज़ें या तो कंटेन करती हैं लेटेक्स को या फिर उसको कंडक्ट करती हैं, मतलब उसका चालन करती हैं। तो आपने देखा होगा कि बड़े से पेड़ की स्किन पे चाकू से धार लगा के हम जो लेटेक्स कलेक्ट करते हैं तो वो बाहर की लेयर पे ही होता है। तो ओल्ड ट्रंक में लेटिसिफर्स भी पाए जा सकते हैं, तो इसके लिए इसका बी आंसर ही सही है, ठीक है। स्टोमेटा ट्राइकोम्स टिपिकली फाउंड इन यंग एक्टिवली ग्रोइंग प्लांट्स, ओके। और वेस्कुलर कैम्बियम मतलब कॉर्क कैम्बियम वेस्कुलर कैम्बियम नॉर्मल वाली कैम्बियम हमारी, और कॉर्क कैम्बियम आर इन्वॉल्व इन सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। तो इसलिए ये भी नहीं होगा। विच टाइप ऑफ टिश्यू डज नॉट कंटेन प्रोटोप्लास्ट? तो प्रोटोप्लास्ट हमारा स्क्लेरेनकाइमा में ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि कॉलेनकाइमा में तो क्या कहते हैं, ऐसे पूरी जगह पर लिग्निफाइड नहीं होते हैं, थोड़ी थोड़ी जगह पर होते हैं, जैसे कि ऐसे पैरेनकाइमा हमारा पूरी तरीके से ही एक्टिव होता है, तो प्रोटोप्लास्ट इसमें होगा, और क्लोरेनकाइमा में भी होगा। तो स्क्लेरेनकाइमा लॉन्ग नैरो सेल्स होती हैं, थिक लिग्निफाइड सेल वॉल्स होते हैं, इसमें डेड होते हैं यूजुअली, और बिना प्रोटोप्लास्ट के होते हैं, क्योंकि जो डेड है ऑफकोर्स उसमें प्रोटोप्लास्ट का क्या काम। प्राइमरी फंक्शन इनका होता है स्ट्रेंथ और मैकेनिकल सपोर्ट देना, और एक कंडक्टिव टिश्यू फॉर्म करना, दैट आर कंपोनेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल्स, ठीक है। हार्ड लिग्निफाइड थिक वॉल्ड लॉन्ग एंड पॉइंटेड सेल्स इन अ प्लांट आर ऑफकोर्स, अभी हमने पढ़ा ये सब कैरेक्टरिस्टिक किसकी है, स्क्लेरेनकाइमा की। तो ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? वुड में, लीफ वेन्स में, इनर बार्क में, और नट शेल्स में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो अ प्लांट टिश्यू from the hypodermal region of a young dicot stem possesses elongated living cells with uneven thickening at the corner. How do you recognize this tissue? तो अभी मैंने बताया कि uneven thickening मतलब कि यहाँ से ऐसे ऐसे क्लोरेनकाइमा का आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो वैसे ही दिखेगा, कॉलेनकाइमा का, सॉरी। तो कॉलेनकाइमा इसका आंसर है। ये किस में पाया जाता है? हाइपोडर्मल रीजन में, यंग डाइकॉट स्टेम्स में। एलोंगेटेड लिविंग सेल्स होती हैं अनइवन थिकनिंग के साथ एट द कॉर्नर्स। अनइवन थिकनिंग प्रोवाइड्स सपोर्ट टू द ग्रोइंग स्टेम, और साथ ही साथ क्या प्रोवाइड करती है? फ्लेक्सिबिलिटी, ये भी, क्योंकि अनियमित थिकनिंग है, ठीक है। ऑल्सो हैव अ प्राइमरी सेल वॉल, इसमें प्राइमरी सेल वॉल भी होती है, विच मेक्स दैम लेस रिजिड दैन स्क्लेरेनकाइमा। तो स्क्लेरेनकाइमा से ज़्यादा फ्लेक्सिबल कॉलेनकाइमा हमारा रहता है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट टिश्यू। तो ये कह रहा है कि एपिकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स आर परमानेंट टिश्यू, नहीं, वो मेरिस्टमेटिक टिश्यू होते हैं। टिश्यू दो टाइप के हम कह सकते हैं, परमानेंट जो कि डिफ्रेंशिएट हो चुके हैं, अब आगे वो नहीं बढ़ेंगे, और मेरिस्टमेटिक मतलब जो कि डिवाइड करके अपनी संख्या बढ़ाते हैं, ठीक है। तो एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम, तो ये चीज़ तो गलत हो गई, तो ए जिसमें आ गया वो गलत हो गया, ठीक है। कॉलेनकाइमेटस टिश्यू आर इरेगुलरली थिकन्ड एट द कॉर्नर, ये अभी हमने पढ़ा, तो कॉलेनकाइमा टिश्यू में यही होता है। मेरिस्टमेटिक टिश्यू इन इट्स अर्ली स्टेज लेग्स वैक्यूल, ऑफ कोर्स ये लाइन भी सही है। पैरेनकाइमेटस टिश्यू हैव इंटरसेलुलर स्पेसेस, हाँ ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा BCD, मतलब तीनों सही हैं, ठीक है। Collenchymatous more or less elongated living cells unevenly, there is no requirement of storing food, ठीक है। Meristematic continuously dividing cells, permanent tissue are made up of non-dividing cells, ठीक है। Intercalary meristem is present at internodes, ठीक है। Parenchymatous tissue major part of ground tissue होते हैं, where other tissues like vascular tissue are embedded. Relatively large thin-walled cells and cells are arranged loosely with intercellular spaces among them, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट है एनिमल टिश्यू। तो एनिमल टिश्यू के क्वेश्चंस हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडीशन वेयर मायोसिन हेड्स आर अनेबल टू डिटैच फ्रॉम एक्टिन ड्यू टू कॉम्प्लेक्स लेक ऑफ ATP। तो ऐसा मृत्यु के तुरंत बाद की स्थिति में होता है कि जब मायोसिन हेड जो होते हैं वो एक्टिन से, फिलामेंट से टूट नहीं पाते हैं, जबकि हमारे शरीर में बिल्कुल भी ATP नहीं होता है तब।
ये टेम्पररी स्टिफनिंग होती है मसल्स की, ये डेथ के बाद होती है, एटीपी प्रोडक्शन जब सीज हो जाता है हमारा, ठीक है। तो ये डिटैच नहीं कर पाते हैं एक्टिन से, और जिससे कि फिक्स जो मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, कंडीशन ग्रेजुअली रिसॉल्व्स एज द बॉडी अंडरगोज डिकम्पोजिशन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एपिथेलियल टिश्यू लाइन्स द लंग एल्वियोली। तो लंग एल्वियोली में आई थिंक सिंपल स्क्वामस में भी और क्यूबॉइडल, सिंपल स्क्वामस, तो लंग की एल्वियोली में जो लाइनिंग होती है वो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू की होती है। सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स होते हैं, ये थिन स्ट्रक्चर जो होता है इसका बहुत पतला स्ट्रक्चर होता है। इससे क्या होता है, एफिशिएंट गैस एक्सचेंज होता है एल्वियोली और कैपिलरीज के बीच में, जिससे कि हमारा रेस्पिरेशन फैसिलिटेट होता है। विच टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू इज प्रेजेंट इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। अच्छा, अब एल्वियोली अलग चीज़ है और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अलग चीज़ है। तो यहाँ पर हमारा कॉल्यूमिनर क्या कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू आ जाएगा। ये कॉलम शेप्ड सेल्स का बना होता है, जो कि स्पेशलाइज्ड होता है फंक्शंस के लिए, जैसे कि सीक्रेशन ऑफ म्यूकस एंड द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स थ्रू आउट द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। क्योंकि हमें म्यूकस की ज़रूरत होती है, हम नोज से कुछ भी एयर अंदर लेते हैं, तो म्यूकस हेल्प करता है, कुछ कण उससे चिपक जाए, या फिर जनरली भी हेल्प करता है। और मूवमेंट ऑफ पार्टिकल के लिए भी हमारा ये कॉल्यूमिनर शेप हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारा द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एपिथेलियल टिश्यू आर always ciliated, non-vascular with lots of extracellular material, tightly packed। तो एपिथेलियल टिश्यू हमेशा सिलिएटेड तो नहीं होते हैं, ठीक है, और नॉन वेस्कुलर भी। तो इसको देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है बी मतलब बी और डी दोनों चीज़ें सही हैं। तो एपिथेलियल टिश्यूज़ के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, कवरिंग ऑन ऑल इंटरनल एंड एक्सटर्नल सर्फेसेस ऑफ द बॉडी। ये कैविटीज़ को लाइन करती हैं, हॉलो ऑर्गन्स को लाइन करती हैं, और मेजर टिश्यू जो कि ग्लैंड्स में होते हैं उनको लाइन करती हैं। ये नॉन वेस्कुलर होते हैं, ठीक है। नॉन वेस्कुलर मीन्स इसमें हम किसी भी जैसे लाइक ब्लड के थ्रू इसको न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। दे रिसीव नरिशमेंट विया डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम द बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, जो कि अंडरलाइन करती है कनेक्टिव टिश्यू के, अंडरलाई करती है उसमें। टाइटली पैक्ड होते हैं विद वेरी इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, द ईसोफिगस एंड द लाइनिंग ऑफ द माउथ आर कवर्ड विद। तो ईसोफिगस और लाइनिंग ऑफ द माउथ जो हमारी कवर होती है वो होती है स्क्वैमस एपिथेलियल के द्वारा। तो ईसोफेगस, लाइनिंग ऑफ माउथ, ये फ्लैट और थिन होते हैं, जिससे क्या होता है, इजी पैसेज होता है फूड और फ्लूइड्स का इन द ईसोफेगस एंड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन इन द माउथ फॉर एरियाज दैट एक्सपीरियंस फ्रिक्शन एंड फिजिकल स्ट्रेस, ठीक है। जहाँ पर ये वहाँ पर पाई जाती हैं, मतलब लाइक वेल सूटेड होती हैं जहाँ पर फ्रिक्शन और फिजिकल स्ट्रेस ज़्यादा होता है। तो माउथ हो गया, और भी हमारी जो कैविटीज़ होती हैं तरह तरह की बॉडी में जहाँ पर फ्रिक्शन होता है, उसके लिए सही है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक इन द स्किन ऑफ मैमल्स। तो एपिडर्मिस इज मेड अप ऑफ स्ट्रेटम कॉर्नियम, malpighian layer is composed of living cells and nuclei, epidermis and dermis are derived from ectoderm and mesoderm respectively, ये चीज़ सही है। covered by dermal scales forming an exoskeleton, skin highly glandular, तो ये गलत है, क्योंकि ग्लैंडुलर तो ये होती है, पर डर्मल स्केल्स तो रेप्टाइल्स में पाए जाते हैं, तो मैमेलियन स्किन में ये काम नहीं आता। बाकी स्ट्रेटम कॉर्नियम से बनी होती है, मेलपिगियन लेयर जो होती है वो लिविंग सेल्स और न्यूक्लियाई से बनी होती है, ये सारी चीज़ें सही हैं, ठीक है। मैमेलियन स्किन डज नॉट हैव डर्मल स्केल्स लाइक रेप्टाइल्स, ये वेरियस ग्लैंड्स पोजेस करते हैं formed from the ectoderm and mesoderm layer, unlike an exoskeleton which is characteristic of some other animals like reptiles, okay। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू में पहला क्वेश्चन है, ब्लड इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ब्लड एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है हमारा, तो इसका सही आंसर भी है। स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरली एन एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू। तो एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू हमारा होगा मेसेनकाइमा। ड्यूरिंग अर्ली डेवलपमेंट
एम्ब्रियो जो होता है वो क्या करता है, 2 टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू बनते हैं उसमें, मीजेनकाइमा और म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू। तो जो मीजेनकाइमा होता है वो पहला कनेक्टिव टिश्यू होता है दैट इमर्जेस इन द डेवलपिंग एम्ब्रियो। द मैश वर्क ऑफ एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू फ्रॉम विच ऑल अदर, ये क्या होता है, मैशवर्क होता है एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू का, जिससे कि सारे ऑल अदर कनेक्टिव टिश्यू जो बॉडी के होते हैं वो फॉर्म्ड होते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग कार्टिलेज एंड अल्टीमेटली बोन। During an injury, nasal septum gets damaged and for its recovery, which cartilage is preferred? तो हम उसके लिए हेलाइन कार्टिलेज ही लेंगे, इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, हेलाइन और हाइलाइन वट एवर, ड्यू टू इट्स फ्लेक्सिबिलिटी, रेजिलियंस एंड एबिलिटी टू सपोर्ट टिश्यू रिजनरेशन। स्मूथ सर्फेसेस जो इसकी होती है वो हमारा एड करती है नेजल स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए और फंक्शन करने के लिए, और ये प्रॉपर हीलिंग और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए भी अच्छी रहती है। तो हेलाइन कार्टिलेज इसमें सही है। बाकी इलास्टिक, कैल्सिफाइड और फाइब्रस ये नहीं सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ सीटी इन ह्यूमन बींग्स? तो ब्लड तो हमारा होता ही है, ठीक है, लिगामेंट भी हमारा क्या कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू होता है, और बोन्स भी होते ही हैं और टेंडन्स भी होते हैं। मसल्स कनेक्टिव टिश्यू नहीं होती हैं। कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से बने होते हैं, नॉर्मली लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स होती हैं, कनेक्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं बॉडी के वेरियस टिश्यू और ऑर्गन को। टेंडन, लिगामेंट, कॉम्पैक्ट बोन्स, कार्टेज एंड ब्लड आर द एग्जाम्पल। कनेक्ट या तो ये कनेक्ट करते हैं या सेपरेट करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू और ऑर्गन्स को इन द एनिमल बॉडी। नेक्स्ट है ह्यूमन हार्ट कंसिस्ट ऑफ विच टिश्यू? तो ह्यूमन हार्ट में हमारी क्या कहते हैं न्यूरल भी होती है, मस्कुलर भी होती है, कनेक्टिव भी होती है, एपिथेलियल भी होती हैं। तो डी इसका आंसर है। फिस्ट साइज ऑर्गन होता है, पंप करता है ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी। न्यूरल टिश्यू इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग के लिए, मस्कुलर टिश्यू कॉन्ट्रैक्शन के लिए, कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रक्चरल सपोर्ट के लिए, एपिथेलियल टिश्यू लाइनिंग इट्स चैम्बर्स एंड ब्लड वेसल्स, इन सब के लिए। कार्डियक मसल अपार्ट फ्रॉम द मायोकार्डियम इज ऑल्सो प्रेजेंट इन, तो प्रॉक्सिमल पोर्शन ऑफ एरोटा और वेना केवा में हमारी कार्डियक मसल्स पाई जाती हैं, मायोकार्डियम नहीं पाया जाता उसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट है कार्डियक मसल्स अपार्ट फ्रॉम द मायोकार्डियम इज ऑल्सो फाउंड इन प्रॉक्सिमल पोर्शन ऑफ एरोटा एंड वेना केवा। ये रेगुलेट करता है ब्लड फ्लो को और मेंटेन करता है प्रेशर को, जो कि लार्ज ब्लड वेसल्स में होता है। ऑल और नन लॉ ये किसके साथ एसोसिएटेड है? तो मसल फाइबर्स के साथ, क्योंकि ये लॉ क्या कहता है कि एक मसल जो होती है, एक मसल फाइबर जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट्स या तो फुली करता है या फिर बिल्कुल भी नहीं करता जब उसे स्टिमुलेट किया जाता है, बजाय उसको आप कितनी भी स्ट्रेंथ दो, कितने भी मतलब कितना भी बड़ा आप उसको स्टिमुलस दे दो, कितनी भी स्ट्रेंथ का। ये प्रिंसिपल जो होता है ये इंश्योर करता है कि यूनिफॉर्मिटी बनी रहे मसल कॉन्ट्रैक्शन में, जिससे कि क्या होता है कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है और मसल फंक्शन कोऑर्डिनेटेड होता है। A modified form of smooth endoplasmic reticulum found in striated muscle is known as, तो modified form of smooth endoplasmic reticulum जो होती है वो होती है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो मॉडिफाइड इसे हम कहेंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये रेगुलेट करता है कैल्शियम आयंस को, जो कि एसेंशियल होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। और मायोफाइब्रिल जो होता है वो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है, स्ट्रक्चर होता है मसल सेल के अंदर। तो मायोफाइब्रिल ये हो गया, ये इसका आंसर है। और ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि एर्गोस्टोप्लाज्म हमारा किस चीज़ में यूज़ होता है। नेक्स्ट है इन स्ट्रिएटेड मसल्स फाइबर द कंपोजिशन ऑफ थिक एंड थिन फिलामेंट इज मेंशन्ड बिलो, ठीक है। कुछ फैक्ट्स दे रखे हैं, उसमें से हमें बताना है कौन कौन से सही हैं। तो थिन फिलामेंट इज मेड अप ऑफ एफ एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन, ठीक है। तो ये फैक्ट सही है। नेक्स्ट है ट्रोपोमायोसिन रिमेन्स रैप्ड अराउंड मायोसिन मॉलिक्यूल इन द थिक फिलामेंट, ये चीज़ गलत है। ये मायोसिन मॉलिक्यूल के अराउंड नहीं रैप रहता है, ये रहता है हमारा रैप एक्टिन फिलामेंट के आसपास ये लिपटा हुआ रहता है। नेक्स्ट है मायोसिन हेड जो होता है थिक फिलामेंट का, ये एक क्रॉस ब्रिज बनाता है एक्टिव साइट के ऊपर, जो कि प्रेजेंट होती है थिन फिलामेंट के ऊपर। तो ये लाइन भी सही है, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन इनकरेक्टली मैच्ड पेयर। तो टेंडन जो होता है वो बोन और बोन को कनेक्ट नहीं करता है, जबकि मसल से बोन को कनेक्ट करता है। तो ये हमें हेल्प करता है हमारे लिम्स को मूव करने में, और ये स्ट्रॉन्ग फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, और ये स्टेबिलिटी और जॉइंट स्टेबिलिटी और मोबिलिटी में ये क्रूशियल रोल प्ले करता है। कार्टिलेज जो होता है कुशन होता है दो बोन्स के बीच में, एडिपोज टिश्यू फैट का स्टोरेज करने के लिए, और थ्रोम्बोसाइट्स जो होते हैं वो ब्लड कोआगुलेशन के लिए हमारे हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट मसल टिश्यू। तो एरियोलर टिश्यू स्ट्रेटेड तो मसल टिश्यू है, अनस्ट्रेटेड भी है, कार्डियक भी है। एरियोलर टिश्यू ये क्या होता है, ये कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये सपोर्ट करता है और बाइंड करता है बाकी टिश्यूज़ को टुगेदर, ठीक है। ये लूज अरेंजमेंट ऑफ कोलेजन से बना होता है। कोलेजन इसमें होता है, इलास्टिक फाइबर होता है, और डिफरेंट टाइप की सेल्स जैसे कि फाइब्रोब्लास्ट इसमें पाया जाता है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर अबाउट द बॉडी एंड मसल टाइप। तो स्किन पर स्मूथ मसल होती है, आईलिड पर स्केलेटल मसल होती है, राइट एट्रियम पर कार्डियक मसल होती है, ब्लड वेसल पर कार्डियक मसल नहीं होती है। यह हमने पढ़ा है, केवल एरोटा और वेना केवा के प्रॉक्सिमल पार्ट में ही कार्डियक मसल पाई जाती है, ना कि उसमें भी बस कार्डियक पाई जाती है, मायोकार्डियम नहीं पाई जाती, ठीक है। तो कार्डियक मसल जो होती है इनवॉलेंट्री और स्ट्रेटेड मसल होती है, मसल टिश्यू होता है जो कि केवल हार्ट में पाया जाता है। इससे क्या होता है, पंप होता है ब्लड हार्ट में और इस पर हेल्प करता है। ब्लड वेसल जो होती है, ये ब्लड वेसल, अब हम क्वेश्चन है कि ब्लड वेसल में फिर कौन से टाइप की मसल होती है, तो इसका आंसर है कि स्मूथ मसल से बना होता है प्राइमरीली है, और इन देयर वॉल्स फॉर रेगुलेटिंग ब्लड फ्लो। इंटरकैलेटेड डिस्क आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच मसल्स। तो इंटरकैलेटेड डिस्क जो होती हैं वो हमारी कार्डियक मसल में पाई जाती हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, ये इंटरकैलेटेड डिस्क क्या काम करती हैं, ये कोऑर्डिनेट करती हैं कॉन्ट्रैक्शन को कार्डियक मसल के फाइबर्स के, और जिससे क्या होता है कि हार्ट में एफिशिएंट ब्लड पंप होता है, ठीक है। नर्वस टिश्यू से अब अगला क्वेश्चन है, विच इज़ व्हाट इज़ द टर्म गिवन टू सिग्नल बिल्डअप ड्यू टू रिपीटेड रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर बाय सिंगल प्री सिनेप्टिक एंड बल्ब इन नर्वस टिश्यू। तो यदि कोई प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है, वो बार बार न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ कर रहा है थ्रू आउट द टाइम, इसे हम टेम्पोरल समेशन कहते हैं। It is possible for the overall amount of released neurotransmitters to exceed the post-synaptic neurons threshold value। तो इससे क्या होता है, मतलब बार बार यदि न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहे हैं तो इससे पोस्ट सिनेप्टिक के सिनेप्सिस के बाद की जो हमारे थ्रेशोल्ड होता है, वैल्यू होती है, उसको एक्सीड करने के लिए ऐसा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से टिश्यू चैप्टर पूरा हुआ। अब नेक्स्ट हम अगला पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस।